वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 3 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। अब हमें गैमीटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है। तो जो गैमीटोजेनेसिस वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, गैमीटो और जेनेसिस। गैमीटो का मतलब है गैमेट्स, मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में ओवम होता है, और जेनेसिस का मतलब होता है बनना। तो गैमेट के बनने की प्रोसेस को बोला जाता है गैमीटोजेनेसिस। The primary sex organs, the testis in the male and the ovaries in the female produce gametes. अब देखिए, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसे बोला जाता है टेस्टिस, वो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। और फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरीज, तो ओवरीज ओवम का प्रोडक्शन करते हैं। तो स्पर्म और ओवम गैमेट्स हैं रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, गैमीटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। अब देखिए, शुरू में हमने पढ़ा था हर टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलते हैं, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं, और उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मेल जर्म सेल मिलते हैं जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। तो यही मेल जर्म सेल डिवाइड करके स्पर्म्स बनाते हैं, और किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। तो देखिए, जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया क्या है? मेल जर्म सेल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मिलता है और ये माइटोटिकली डिवाइड करता है। माइटोटिकली डिवाइड करने के बाद ये अपना नंबर बढ़ाता है। ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम्स। अब देखिए, हर स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल ये डिप्लॉयड नेचर का होता है, मतलब इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक होता है डिप्लॉयड और एक होता है हैप्लॉयड। ह्यूमंस में डिप्लॉयड का मतलब होता है ऐसा सेल्स जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और हैप्लॉयड सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डिप्लॉयड नेचर का है और उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया called primary spermatocyte periodically undergo meiosis। अब देखिए, कुछ स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोला जाता है। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं ये मियोसिस की हेल्प से डिवाइड करते हैं। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन रिडक्शन डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब देखिए, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं उसमें पहला मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन को बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मियोटिक डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोला जाता है। देखिए, मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। मियोटिक डिवीजन मतलब मियोसिस। इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं आफ्टर सेल डिवीजन। मतलब अगर पहले एक सेल है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 हैं, वो मियोसिस की हेल्प से डिवाइड करेगा, तो जो नए सेल्स बनेंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, मतलब रिड्यूस हो जाएंगे, और कितने हो जाएंगे? 23। तो इसलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। चलिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए, यह है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसमें क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। वो मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा और रिडक्शनल डिवीजन होगा, ठीक है। इससे क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे 23। तो पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था डिप्लॉइड,
इसमें जब डिवीजन हुआ तो इससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, जो हो गया हैप्लॉइड। तो इस तरीके से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स ईच। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं, मतलब ये हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब देखिए, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने थे उनमें क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, मतलब फिर से मियोसिस होगा। इससे 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ठीक है, इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, यह है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होगा। ठीक है, तो पहला मियोसिस तो ये हुआ और दूसरा मियोसिस ये हुआ। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं उनमें क्या हुआ, मियोसिस। इससे चार इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बने। ठीक है, तो ये भी क्या था, हैप्लॉइड नेचर के। तो इस तरीके से शुरुआत में क्या हुआ, पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, उनमें मियोसिस हुआ, उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, फिर उसमें मियोसिस हुआ, फिर उससे 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स बने जो कि हैप्लॉइड नेचर के हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द स्पर्मेटिड्स। तो यहां पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्पर्मेटिड्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो स्पर्मेटिड्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो हैप्लॉइड नेचर का होता है। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहां पे एक नई प्रोसेस आई। देखिए, ये प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। इसका क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं। देखिए, 4 स्पर्मेटिड्स बन गए थे। अब वो 4 स्पर्मेटिड्स स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्पर्म्स को स्पर्मेटोजोआ भी बोला जाता है। ठीक है, तो स्पर्मेटिड्स जब स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। कंफ्यूज मत होना, जो मेन प्रोसेस है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आती है स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस का एक पार्ट है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसी प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये 4 स्पर्मेटिड्स बन गए थे। अब इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें क्या हुआ, ये जो 4 स्पर्मेटिड्स हैं ये 4 स्पर्म्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। अब देखिए, जब स्पर्मियोजेनेसिस हो जाता है, मतलब स्पर्म बन जाता है, तो स्पर्म का जो हेड है वो सर्टोली सेल के अंदर चले जाता है। अब इससे पहले हमने पढ़ा था सर्टोली सेल का काम क्या होता है। देखिए, सर्टोली सेल का काम होता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। तो जो भी स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है सर्टोली सेल, इसलिए जो स्पर्म है वो सर्टोली सेल के पास पहुंच जाता है एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। अब देखिए, लास्ट में एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। देखिए, स्पर्म अब यहां पे बन चुके हैं। अब जब स्पर्म बन गए हैं उसके बाद स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आएंगे और इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। हमने पढ़ा था ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म्स बनते हैं। तो जब स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बन चुके हैं, अब स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आएंगे, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है,
तो यहां पे हमने 3 प्रोसेस पढ़ी। सबसे मेन प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये तो एक ब्रॉड प्रोसेस हो गई। इसके अंदर आती है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसका मतलब है स्पर्मेटिड्स जब स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं उसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। और एक और प्रोसेस आती है जिसे बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का क्या मतलब है? जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स बाहर निकल जाते हैं तो उसे बोलते हैं स्पर्मिएशन। ओके। अब एक बार इस डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं। यह है स्पर्मेटोगोनिया। यह क्या है? मेल जर्म सेल जिससे स्पर्म्स बनते हैं। अब स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करेगा और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। ठीक है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटिड्स बनेंगे और फिर स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में, जिसको स्पर्म्स बोलते हैं। तो इस तरीके से स्पर्म्स बनता है। अब देखिए यहां पे है सर्टोली सेल। ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा था सर्टोली सेल का काम होता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है सर्टोली सेल। अब ये है ना सर्टोली सेल, और ये एक और सर्टोली सेल है। अब हमने क्या पढ़ा था? जब स्पर्म बन जाता है तो वो उसका जो हेड है, स्पर्म का जो हेड है वो सर्टोली सेल से मिल जाता है। तो ये है स्पर्म का हेड। ये किससे मिल गया? सर्टोली सेल से। ठीक है। न्यूट्रिशन लेने के लिए, क्योंकि सर्टोली सेल का काम होता है न्यूट्रिशन देना। Spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone GnRH। अब देखिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो मेल में स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी में। जब मेल प्यूबर्टी की एज में पहुंचता है उस टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने में एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको बोला जाता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको GnRH भी बोलते हैं। तो प्यूबर्टी में क्या होता है? GnRH का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। दिस इफ यू रिकॉल इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो देखिए जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? ग्लैंड होती है जो पिट्यूटरी के ऊपर मिलती है। तो हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट्स एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। अब देखिए प्यूबर्टी में क्या हुआ? सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है उससे GnRH निकला, मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकला। फिर ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा। अब देखिए हाइपोथैलेमस ऊपर होता है, उसके ठीक नीचे पिट्यूटरी होती है। तो जैसे ही हाइपोथैलेमस से GnRH निकलेगा वो एंटीरियर पिट्यूटरी में चले जाएगा। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से वो 2 गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करेगा, मतलब हार्मोन्स को रिलीज करेगा। तो पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे बोलते हैं LH, और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे बोलते हैं FSH। अब ये दोनों हार्मोन भी स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने में हेल्प करेंगे। LH एक्ट्स एट द लेजिट सेल्स एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। अब देखिए जो पहला हार्मोन है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो टेस्टिस में लेजिट सेल्स में जाएगा। अब हमने पहले पढ़ा था लेजिट सेल्स में एंड्रोजन्स का सिक्रीशन और सिंथेसिस होता है। एंड्रोजन्स क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन। तो देखिए LH क्या करेगा? टेस्टिस में जाएगा, टेस्टिस में लेजिट सेल में जाएगा। लेजिट सेल में वो एंड्रोजन्स का सिंथेसिस और सिक्रीशन कराएगा। ये जो एंड्रोजन्स होते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने के लिए। एंड्रोजन्स इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जैसे ही एंड्रोजन्स निकल जाते हैं लेजिट सेल से, मतलब टेस्टिस से, तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट कर देते हैं।
अब जितना हमने पढ़ा एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलेगा जिसे बोलते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा। देखिए जो पिट्यूटरी होती है वो दो टाइप की होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दोनों से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी की। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से GnRH निकलेगा, GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा, वहां से ये दो हार्मोन्स को रिलीज करेगा, LH एंड FSH। तो अभी हमने LH के बारे में पढ़ा, अब LH क्या करेगा, टेस्टिस में जाएगा। टेस्टिस में क्या है, लेडिक सेल्स, लेडिक सेल से एंड्रोजन निकलेंगे। इसमें जो मेन एंड्रोजन है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन निकलेगा तो प्यूबर्टी की एज में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो एंड्रोजन्स होते हैं वो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो मेल में प्यूबर्टी में स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करते हैं, ओके। FSH acts on the Sertoli cell and stimulate the secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis। तो देखिए हमने LH के बारे में तो पढ़ लिया था, अब हमें पढ़ना है FSH के बारे में, ठीक है। तो जो FSH होता है वो सर्टोली सेल में जाता है। सर्टोली सेल में जाने के बाद इससे कुछ फैक्टर्स निकलते हैं, मतलब कुछ केमिकल्स निकलते हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं, ओके। स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मतलब था, जब स्पर्मेटिड्स स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस करने में FSH हेल्प करता है। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म। अब देखिए हमें स्पर्म का स्ट्रक्चर स्टडी करना है। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ ए हेड, नेक, अ मिडिल पीस एंड अ टेल। अब देखिए जो स्पर्म है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, मतलब स्पर्म बहुत छोटा होता है और इसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। अब जो स्पर्म्स होते हैं उसके चार पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड अ टेल। तो इसको एक बार फिगर में देखते हैं। देखिए ये है हेड, ये है नेक, ये है मिडिल पीस और ये है टेल। अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। अब जो स्पर्म की पूरी बॉडी है उसको कवर कर रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने, मतलब स्पर्म की पूरी बॉडी को बाहर से कवर कर रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। आप देखिए जो स्पर्म का हेड है उसमें ये इलोंगेटेड, ये जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस है जो कैसा है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, 23, ठीक है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। आप देखिए जो न्यूक्लियस है, मतलब हेड में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर हमें क्या मिलता है, एक्रोसोम, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर। द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। अब देखिए जो एक्रोसोम है उसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। इन एंजाइम्स का काम होता है कि ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करना। देखिए ये है ओवम और ये है स्पर्म। अब स्पर्म का जो हेड है उसमें क्या मिलता है, एक्रोसोम, और एक्रोसोम के अंदर कई सारे ऐसे एंजाइम्स मिलते हैं जो ओवम की लेयर को तोड़ते हैं। ओवम के चारों तरफ क्या होती है, लेयर्स होती हैं, तो उस लेयर को तोड़ने का काम करते हैं जो एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं। तो जैसे ही स्पर्म ओवम के पास पहुंचेगा
तो एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो ओवम की वॉल को ब्रेक करेंगे, जिससे स्पर्म आसानी से ओवम के अंदर चले जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। द मिडिल पीस पोसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया which produce energy for the movement of tail that facilitate sperm motility essential for fertilization। अब देखिए, जो स्पर्म होता है उसका एक पार्ट होता है मिडिल पीस। मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी बनाना। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को बनाता है किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 फॉस्फेट मिलते हैं। तो एटीपी क्या है? एनर्जी। अब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी क्यों बना रहा है? देखिए, ये एनर्जी जरूरी होती है टेल की मूवमेंट के लिए। अगर टेल को मूव करना है तो उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि टेल को मूव क्यों करना है। देखिए, टेल मूव करेगी तो पूरा का पूरा स्पर्म आगे मूव करेगा, और स्पर्म मूव करेगा तभी वो ओवम के साथ मिल पाएगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, इंसेमिनेशन में क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं वो वेजाइना तक पहुंच जाते हैं। अब स्पर्म को कहां पहुंचना है? फैलोपियन ट्यूब तक। तो वेजाइना से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए स्पर्म को मूव करना पड़ेगा, और मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग ए कॉइटस। अब देखिए, जो ह्यूमन मेल होता है वो कॉइटस के टाइम पे, मतलब सेक्स के टाइम पे 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म्स को इजैकुलेट करता है। मतलब बहुत ज्यादा स्पर्म्स को इजैकुलेट करता है। अब हमें पता है एक ओवम से सिर्फ एक ही स्पर्म मिलता है, तो ये 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म्स में से सिर्फ कोई एक ही स्पर्म होगा जो ओवम से मिलेगा। ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एट लीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप। अब देखिए, अगर नॉर्मल फर्टिलिटी होनी है, मतलब नॉर्मली स्पर्म ओवम तक पहुंच के फर्टिलाइज हो जाए, तो इसके लिए इन 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म्स में से जो 60% स्पर्म्स हैं उनकी नॉर्मल शेप होनी चाहिए और नॉर्मल साइज होना चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विग्रस मोर्टेलिटी। और इन 60% में से भी जो 40% हैं उनमें विग्रस मोर्टेलिटी होनी चाहिए, मतलब उनमें मूवमेंट बहुत तेजी से होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा, 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म्स इजैकुलेट होते हैं। इसमें से जो 60% हैं उनकी नॉर्मल शेप साइज होना चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, और इनमें से भी 40% की विग्रस, मतलब बहुत तेजी से वो मोटाइल होने चाहिए, मतलब बहुत तेजी से वो मूव कर सकें। तो ये सब चीजें जरूरी चाहिए नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर ये सब नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट्स। अब देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म्स बनते हैं, तो जब स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बन जाते हैं तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आते हैं और एसेसरी डक्ट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। एसेसरी डक्ट्स क्या हैं? ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है। सिक्रीशन ऑफ इपिडिडाइमस वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटेलिटी ऑफ स्पर्म। अब तक जैसे इपिडिडाइमस है, वास डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल है और प्रोस्टेट है, इनसे कुछ सिक्रीशन निकलेगा, और यह सिक्रीशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्पर्म के मैच्योरेशन और मोटेलिटी के लिए, मतलब मूवमेंट के लिए। द सेमिनल प्लाज्मा along with
द स्पर्म्स कंस्टिट्यूट द सीमेन। अब देखिए सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। ये ग्लैंड्स कुछ सिक्रीशन करती हैं, और ये ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं? सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये एक लिक्विड का सिक्रीशन करती है जिसे बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। अब जब सेमाइनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ मिल जाता है तो उसे बोला जाता है सीमेन। तो सीमेन क्या है? सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। सेमाइनल प्लाज्मा किससे बना? ग्लैंड से, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है। और स्पर्म किससे बना? टेस्टिस से। तो स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा जब मिल जाते हैं तो वो सीमन बनाते हैं। तो जो मेल सेक्स के टाइम पे इजैकुलेट करता है वो क्या होता है? सीमन। मतलब उस सीमन में सेमाइनल प्लाज्मा भी होगा और स्पर्म भी होगा। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन्स। आप देखिए जो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स होती है, मतलब जो ट्यूब्स होती है जिनके थ्रू स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है, और जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स क्या होती है? जो कुछ सिक्रीशन करती है, जैसे सेमाइनल प्लाज्मा। अब ये जो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स हैं, इनका प्रॉपर फंक्शन हो, इनकी मेंटेनेंस हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टिकुलर हार्मोन। टेस्टिकुलर हार्मोन मतलब जो टेस्टिस से निकलते हैं, और वो क्या है? एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स क्या है? ग्रुप ऑफ हार्मोन है। इसके अंदर कई सारे हार्मोन आते हैं, और इसके अंदर जो मेन हार्मोन आता है वो है टेस्टोस्टेरोन। यहां तक हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। अब हमें oogenesis के बारे में पढ़ना है। oogenesis एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे फीमेल गैमेट्स बनते हैं, मतलब ओवम बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। तो देखिए oogenesis एक ऐसी प्रोसेस है जिससे मैच्योर फीमेल गैमेट्स बनते हैं, मतलब ओवम बनते हैं, विच इज मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो oogenesis है वो स्पर्मेटोजेनेसिस से काफी अलग है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। अब देखिए जो oogenesis है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक छोटी बच्ची है जो अभी पैदा भी नहीं हुई है, वो अपनी मदर की बॉडी में डेवलप कर रही है। तो उस छोटी बच्ची की जो ओवरीज है उसमें oogenesis उस टाइम पे ही स्टार्ट हो जाता है। When a couple of million gamete mother cells oogonia are formed within each fetal ovary। तो देखिए जब वो बच्ची बहुत छोटी है, मतलब वो अपनी मदर की बॉडी में डेवलप कर रही है, तो उसकी हर एक ओवरी में बहुत सारे मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल बन जाते हैं, जिन्हें ओगोनिया बोलते हैं। तो ये गैमेट मदर सेल बाद में जाके ओवम बनाते हैं। नो मोर ओगोनिया आर फाउंड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। अब देखिए जो छोटी बच्ची अपनी मदर की बॉडी में डेवलप्ड हो रही है, तो उस बच्ची की जो ओवरीज है उसमें ओगोनिया बनेंगे। तो जब वो बच्ची पैदा हो जाएगी, तब पैदा होने के बाद उसकी ओवरीज में ओगोनिया नहीं बनेंगे। तो पैदा होने से पहले उसकी ओवरीज में जितने ओगोनिया बन चुके हैं वो बन चुके हैं। जब वो पैदा हो जाएगी बच्ची, तब उसकी ओवरीज में कोई भी ओगोनिया नहीं बनेगा। These cells start division and enter into prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage called primary oocyte। अब देखिए जो ओगोनिया है उसमें डिवीजन स्टार्ट होगा। तो जब ओगोनिया डिवाइड हो रहा होगा तो वो मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में टेम्परली अरेस्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे ओगोनिया को बोलेंगे प्राइमरी oocyte। चलिए इसको समझते हैं। देखिए ये है ओगोनिया। ओगोनिया में क्या होगा? डिवीजन। अभी डिवीजन हुआ नहीं है, डिवीजन हो रहा है। तो जब डिवीजन हो रहा है तो मियोटिक डिवीजन हो रहा है इसमें, ठीक है।
मियोटिक डिवीजन में कई स्टेजेस होती हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है। अब उगोनिया जब डिवाइड होना शुरू होगा तो वो सबसे पहले मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज में एंटर करेगा। तो जैसे ही उगोनिया प्रोफेज 1 में एंटर करेगा तो वो वहां पे टेम्परली अरेस्ट हो जाएगा, मतलब वो आगे डिवाइड होना बंद हो जाएगा। ठीक है। तो उस टाइम पे इस उगोनिया को बोलेंगे प्राइमरी ऊसाइड। ठीक है। एक बार फिर से बताता हूं, देखिए सबसे पहले क्या है, उगोनिया। उगोनिया में डिवीजन स्टार्ट होगा, डिवीजन अभी पूरा नहीं हुआ, डिवीजन स्टार्ट हुआ। तो कौन सा डिवीजन हुआ, मियोटिक डिवीजन। अब मियोटिक डिवीजन में 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जब सेल इन चारों स्टेजेस को पूरा कर लेता है तब डिवाइड होता है। अब उगोनिया डिवाइड होना शुरू होगा तो वो सबसे पहले प्रोफेज 1 में आएगा। तो जैसे ही उगोनिया प्रोफेज 1 में आएगा तो वो टेम्परली अरेस्ट हो जाएगा, मतलब वो आगे डिवाइड होना बंद हो जाएगा, कुछ टाइम तक टेम्परली अरेस्ट होगा। ठीक है। तो वो प्रोफेज 1 में क्या हुआ, टेम्परली अरेस्ट हो गया, वहां पे वो डिवाइड होना रुक गया। तो उस टाइम पे उगोनिया को बोलेंगे प्राइमरी oocyte. Okay. Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called the primary follicle. अब देखिए जो प्राइमरी oocyte है उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बनेगी। तो जैसे ही प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बन जाएगी तो उस प्राइमरी oocyte को अब बोला जाएगा प्राइमरी फॉलिकल। अब ग्रेनुलोसा सेल्स क्या होते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स ऐसे होते हैं जो प्राइमरी oocyte को कवर करते हैं और ये सेल्स स्टेरॉइड्स का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। देखिए ये है प्राइमरी oocyte। अब इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बनेगी। अब इसको बोला जाएगा प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। अब देखिए कोई बच्ची है जो पैदा हुई, तो पैदा होने से लेके जब वो प्यूबर्टी तक पहुंचती है तो उसकी ओवरीज में जो कई सारे प्राइमरी फॉलिकल होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। Therefore, at puberty only 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। तो देखिए जब कोई बच्ची पैदा होती है और प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते उसकी हर एक ओवरी के अंदर सिर्फ 60,000 से लेके 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं। ज्यादातर क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय more layers of granulosa cells and in eutheca and are called secondary follicles। अब देखिए जो प्राइमरी फॉलिकल है उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स की और लेयर्स बनेगी और एक थीका बनेगा। थीका मतलब एक खाली स्पेस। तो अब उस प्राइमरी फॉलिकल को बोला जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। अब देखिए ये है प्राइमरी फॉलिकल, इससे बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। तो ये है सेकेंडरी फॉलिकल। इसमें क्या हुआ, जो ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर है वो ज्यादा हो गई। ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ ही ग्रेनुलोसा सेल्स की और लेयर्स बनेगी, तो उससे बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। The secondary follicle soon transform into a tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity called antrum। अब देखिए जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है टर्शरी फॉलिकल में, और टर्शरी फॉलिकल की एक प्रॉपर्टी होती है
कि उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। मतलब टर्शरी फॉलिकल के अंदर एक स्पेस होता है, एक खाली जगह होती है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को बोला जाता है एंट्रम। देखिए ये है सेकेंडरी फॉलिकल, ये कन्वर्ट हो जाएगा टर्शरी फॉलिकल में। तो जो टर्शरी फॉलिकल होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी मिलती है जिसे बोलते हैं एंट्रम। तो ये है एंट्रम और ये क्या है? टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड एन आउटर थीका एक्सटर्ना। अब देखिए इसके अंदर थीका होता है जो हमने शुरू में पढ़ा था। तो जो थीका होता है उसकी दो लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है जिसे बोलते हैं इनर थीका इंटरना और एक आउटर लेयर होती है जिसे बोलते हैं आउटर थीका एक्सटर्ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division। आप देखिए टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या है? ये क्या है? ये है प्राइमरी oocyte। क्योंकि आप शुरू से देखें तो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ही लेयर बन रही है। तो टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte। अब ये जो प्राइमरी oocyte है ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट कर लेगी। हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जो प्राइमरी oocyte होती है वो प्रोफेज 1 में अटकी रहती है। ठीक है। अब इस स्टेज में क्या होगा? टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte है वो पहला मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट कर लेगी। इट इज एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड ए टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। अब देखिए टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte है उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा और ये जो डिवीजन होगा ये अनइक्वल होगा। इससे दो अलग अलग साइज के सेल्स बनेंगे, एक लार्ज सेल बनेगा और एक स्मॉल सेल बनेगा। जो लार्ज सेल बनेगा उसे बोला जाता है सेकेंडरी oocyte और जो स्मॉल सेल बनता है उसे बोला जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। इस प्राइमरी oocyte में अनइक्वल डिवीजन होगा जिससे एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगी। जो सेकेंडरी oocyte होता है वो बड़ा होता है और जो पोलर बॉडी होती है वो स्मॉल होती है। अब ये बड़ा और स्मॉल क्यों बना? वो इसलिए क्योंकि यहां पे अनइक्वल डिवीजन हुआ है। द सेकेंडरी oocyte retain bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte। अब देखिए जो प्राइमरी oocyte का न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म है वो ही सेकेंडरी oocyte में चले जाता है। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट? अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है क्या वो आगे डिवाइड करेगी या डीजनरेट हो जाती है? तो ज्यादातर केसेस में ये डीजनरेट हो जाती है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। तो इस बुक के हिसाब से तो ये लिखा हुआ है कि हम अभी सर्टेन नहीं है, हमें पक्का नहीं पता कि वो डिवाइड होती है डीजनरेट होती है। पर अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो उसमें लिखा है कि ज्यादातर जो पोलर बॉडीज होती हैं वो डीजनरेट हो जाती है। द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। अब देखिए जो टर्शरी फॉलिकल है वो चेंज हो जाएगा मैच्योर फॉलिकल में जिसको बोला जाता है ग्राफियन फॉलिकल। तो ये है टर्शरी फॉलिकल। ये टर्शरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा मैच्योर फॉलिकल में जिसको बोला जाता है ग्राफियन फॉलिकल। तो ये है टर्शियरी फॉलिकल और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल में। अब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर मिलता है सेकेंडरी oocyte, क्योंकि हमने पढ़ा है जो टर्शरी फॉलिकल होता है उसके अंदर जो प्राइमरी oocyte होता है वो डिवाइड करके सेकेंडरी oocyte बना देता है।
तो इसीलिए ग्राफियन फॉलिकल के अंदर मिलता है सेकेंडरी oocyte. The secondary oocyte form a new membrane called zona pellucida surrounding it. अब देखिए जो सेकेंडरी फॉलिकल है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनती है जिसे बोला जाता है जोना पेलुसिडा. द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte ovum फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन. अब देखिए जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा. उससे क्या होगा, उसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवरी से बाहर आ जाएगा. तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन. देखिए ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, जब ओवरी एक ओवम को रिलीज करती है तो उसे बोला जाता है ओव्यूलेशन. देखिए यह है सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल, फिर यहां पे बना टर्शरी फॉलिकल जिसमें एंट्रम है, फिर इससे बना ग्राफियन फॉलिकल. अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ जिससे ओवम बाहर आ गया, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन. अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल है, वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में. फिर कॉर्पस लूटियम का कुछ और काम होता है, उसको हम आगे देखेंगे. इस फिगर में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को दिखाया गया है. तो सबसे पहले बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की. स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में. इसमें सबसे पहले है स्पर्मेटोगोनिया. इसमें माइटोसिस होगा जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे. फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होगा, मतलब रिडक्शनल डिवीजन होगा. इससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे. फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा जिससे स्पर्मेटिड्स बनेंगे. फिर स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट होके स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो यहां तक तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं 46. इसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए 23. अब बात करते हैं oogenesis की. तो जो oogenesis होता है वो स्टार्ट हो जाता है फीटल लाइफ में. तो सबसे पहले आता है उगोनिया. उगोनिया में माइटोसिस होता है जिससे प्राइमरी oocytes बनते हैं. फिर प्राइमरी oocytes में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है जो अनइक्वल होता है. तो इससे क्या बनता है, एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और एक सेकेंडरी oocyte बनता है. फिर सेकेंडरी oocyte जो है डिवाइड करता है और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और ओवम बनता है. तो देखिए सेकेंडरी oocyte से जो ओवम बना वो कब बना, एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में. और बाकी जो चीजें हुई, ये जो चीजें हुई ये हुई बर्थ से लेके प्यूबर्टी में, और यहां से लेके यहां तक जो चीज हुई ये फीटल लाइफ में हुई. तो काफी ज्यादा डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में.